about to start with continuation of टॉपिक 1.6 वाला जो है, जो कि पेज नंबर 7 पर है। पेज नंबर 7 ऑफ योर 11th फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है चैप्टर का, पेज नंबर 7। ठीक है, राइट हैंड साइड थर्ड वाला, टू फाइंड। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला ये याद रखो, डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ग्रीन बॉक्स है पेज नंबर 6 पर वो हो चुका। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके यूजेस 1.6.1 हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने ये देख चुके हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन या फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम लोग इक्वेशन कैसा करेक्टनेस देखेंगे, पहला ये देखे थे कैसा, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो हम लोग मान लेंगे कि भाई ये जो है क्या बोलते हैं, दोनों भी यानी ये इक्वेशन सही है, मगर याद रखो इसमें प्लस का कोई लेना देना नहीं है। वाइल राइटिंग द डायमेंशन हम लोग प्लस को कंसीडर, बीच वाले पर प्लस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये इसका जरा ड्रॉबैक भी आने वाला है आगे। खैर, तो ये पहला वाला था। दूसरा वाला ये था कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली कोई चीज करके देखते हैं, जैसा हम लोगों ने देखे थे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड टू द ग्रेविटी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, रस्सी में कोई वजन अटका कर या लटका कर ऐसा ऐसा उसको ऑसिलेट करते हैं। तो ये जो खाली बस हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली करके देखे कि जितनी लंबाई ज्यादा रहेगी रस्सी की उतना ज्यादा टाइम पीरियड मतलब क्या, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है, समझ आया। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा टाइम लगेगा ऑसिलेशन के लिए, तो इसीलिए हम लोग ने ये डाल दिए। इसके बाद जो भी हम लोग ने आगे किए उससे जो फॉर्मूला बना, इट वॉज ड्यू टू द डायमेंशन। तो डायमेंशन से कहीं ना कहीं हम लोग लगभग फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। आपकी बुक में उसको ऐसा बोला गया है, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं कि वो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अलग तरीके से बोला है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसमें एक और कमजोरी है। क्या कमजोरी है कि अगर आगे कांस्टेंट लेते हैं, जो भी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, उस कांस्टेंट का यहाँ पर अपन ने 2 पाई लिए थे कांस्टेंट, याद है फाइनल में। तो जो भी कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, ये हम लोग डायमेंशन से नहीं पता कर सकते। समझ में आया। डायमेंशन से कांस्टेंट वैल्यू पता नहीं कर सकते, उसको मैथमेटिकली अलग से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये इसका ड्रॉबैक आगे देखने वाले, लेकिन हम लोग फिलहाल ये 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये 2 मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है बता चुका हूँ। अगर नहीं समझेगा तो आप लोग ये वीडियो देख लेना, किसी का मिस आउट हुआ होगा तो वो वीडियो देख लेना। आप थे। अब तीसरा वाला जो है वो आज का हमारा टॉपिक की शुरुआत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो क्या है, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मतलब क्या, देखो मीन्स यहाँ ध्यान दो, देखो 1 मीटर, देखो 1 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेट इतना होता है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो याद रखो, चाहे आप 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर लिखो, लेंथ वाइज, नंबर वाइज तो अलग है, यूनिट वाइज अलग है, लेंथ वाइज सेम है, इसलिए बीच में इक्वल साइन है। समझ में आया। दोनों का जो लंबाई है वो सेम है, भले यूनिट और डिजिट्स अलग है। तो कितना मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ये तक पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। करके देखेंगे मैथमेटिकली, तुमको समझा। जैसे कि हम ऐसा बोलेंगे कि क्या बोलते इसका नाम, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अरे सॉरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये भी कन्वर्जन हम लोग
चाहे तो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनीवे बोलने का मतलब समझ में आया, टू डिफरेंट वैल्यूज विथ टू डिफरेंट यूनिट्स कैन आल्सो बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। इसका बोलने का मतलब ऐसा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है हम लोग वो एग्जाम्पल करके देखेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग, कितना है, हाँ कितना है ये नहीं पता, ये अपने को ढूंढने का है। तो इसको नाम दे दिए क्या, अपना अपना, ठीक है, एक्स, और इसके बाद ये लिख दिए ERG, अर्ग। समझ में आ गया, ये अपने दे दिए। अब अपने को ढूंढना है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, अपने को देखना है। यहाँ देखो, अब याद रखो 1 जूल इज नथिंग बट, ये वर्क डन में यूज में आता है। व्हाट इज वर्क डन, वर्क, हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, मतलब क्या, मतलब कि कोई गाड़ी अगर खराब है तो आपने कितना फोर्स लगाकर, देखो एक बात याद रखो प्लीज, ये सब लोग याद रखो, सिर्फ 11वीं में नहीं हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। अगर कोई चीज यहां से उठाकर मैं यहां पर रख दूं, डिस्प्लेसमेंट होएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, डिस्प्लेसमेंट होएगा, लेकिन फिजिक्स में इसको वर्क डन भी कहते हैं। समझ में आ गया, whenever there will be a displacement, समझ जाना there is a work done, यानी वर्क डन भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। वर्क डन अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। तो समझ में आ गया, कोई चीज नीचे से ऊपर भी उठा के रखे तो भी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, वर्क डन भी हुआ है। वर्क डन याद रखना, ठीक है। तो देखो अचानक में वर्क डन पे क्यों आया, 1 जूल जो है वर्क डन का SI यूनिट है, ठीक है, और ये CGS सिस्टम है। ये क्या है, ये SI यूनिट है, और ये क्या है, ये CGS सिस्टम है। CGS पता है, बोला था कई बार, बोला तुम लोग का 4 बार रिवीजन हो गया। अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर में यूज होना, यानी इस्तेमाल करेंगे, और अगर वजन है तो ग्राम में, टाइम है तो सेकंड्स में। खैर, तो अभी देखो हम लोग ने ऐसा करे थे। अब जल्दी से चलो वर्क डन का वो बनाएंगे डायमेंशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पीछे देखो ना, बाजू में देखो ना, हाँ, L1 M1 T-2, ये फोर्स का है, शाबाश। और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, L, क्यों, क्योंकि L डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। अब ये लेंथ और ये लेंथ, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन साइन बीच में है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सीधा बैठ, सीधा बैठ, पावर क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 डायरेक्टली लिख देता हूँ, L2 M1 T-2, बोलो समझा। तो ये आ जाता है वर्क डन का फॉर्मूला। इतना समझा, फॉर्मूला मतलब वर्क डन का डायमेंशन। अब देखो ध्यान से सुनो, इतना हो गया, हटा दूं, हटा दूं। अब देखो क्या कर रहे हैं, चलो नहीं हटाता, थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ। अब याद रखो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी ERG, अर्थ, ठीक है। अब देखो अगर दोनों का, जैसे कि अभी आपको लिखे थे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ वाइज दोनों सेम है क्या, नहीं, लेंथ वाइज, अगर लेंथ वाइज दोनों सेम है, ब्लर नहीं है ना, हाँ यार क्यों ऐसा हो रहा है यार, कहीं मेरे चेहरे के, खैर। तो देखो वर्क डन जो है, सॉरी, अगर लेंथ वाइज सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम रहेगा, ये याद रखो। अगर दोनों का, देखो यूनिट अलग है, नंबर अलग है, लेकिन क्या सेम है, लेंथ। अगर लेंथ सेम है तो डायमेंशन भी सेम आता है, डायमेंशन भी सेम आता है। तो 1 जूल का हम लोग वर्क डन के हिसाब से लिख देंगे L2, ये दिख रहा है लाल वाला, उसमें दिख रहा है, अबे यार ब्लर मत होने दो यार, मैं व्हाइट से लिख देता हूँ, L2 M1 T-2, बोलो इतना समझा। ये हो गया इसका, इज इक्वल टू 1 जूल का लिखा मैंने, इज इक्वल टू, ये अपने को नहीं पता, बस आकर गई, मेरा मतलब ऐसा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, सॉरी, अब क्या हो जा रहा है, अर्ग, अर्ग की जगह पे अपन लिखेंगे L2 M1 और T-2, इतना समझा। क्यों लिए सेम,
क्योंकि लेंथ सेम है तो हम लोग डायमेंशन सेम कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसको यहाँ फेंकेंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ फेंकेंगे। अगर इसको यहाँ फेंकेंगे तो देखो मैं एक काम करता हूँ, x को ऐसा रखता हूँ इज इक्वल टू, ये ऊपर है L2 M1 T माइनस 2 अपॉन ये वाला L2 M1 T माइनस 2। इतना समझा? अब अपन क्या करेंगे, इन लोगों को देखो, ये वाला ऊपर वाला SI यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी लिखा था मैंने, मिटा दिया, SI यूनिट को, और ये वाला CGS सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एकदम सिंपल, इन लोगों को अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो L2, फिर उसके बाद क्या है, अच्छा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये SI यूनिट है, ये CGS से रिलेटेड है, मतलब अपने इन लोग को M1 L1 M1 T1 लेंगे, इसको क्या लेंगे L2 M2 T2। क्यों? फिर दोनों भी L रहेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हम लोग को 1 डालना पड़ेगा अपॉन L2 स्क्वायर, या अल्लाह। फिर उसके बाद क्या है, M1 और ये 1 पावर 1, अरे बोर हो रहे क्या, बोर हो रहे क्या, अरे कितना अच्छा है और ये क्या हो रहा है, M2 और ये क्या है, ये फिर उसके बाद ये क्या है, ये T स्क्वायर, अरे तुम नहीं समझ रहे, यहाँ पर लिखने का था, हो गया, अपॉन ये क्या है, अरे हाँ, और ये क्या है, नीचे 2 आएगा, ये लड़की का जरा ध्यान नहीं है, माइनस, हो इतना समझा आप लोगों को, थैंक यू। अभी अपने को ये करने का है कि भाई CGS सिस्टम और ये क्या है, ये SI यूनिट, इन लोगों के बीच में का ये देखने का रिलेशन। रिलेशन मतलब कैसा, अभी बोलो, यानी कि ये क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद तुम लोगों को नहीं समझ रहा होगा, इसको लेंथ को किस में करते हैं अपन, मीटर में करते हैं, बराबर है, और इसको किस में करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अरे बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है, ठीक है। ये ऐसा है कि अलग अलग है, इस पे पावर दिया है, अच्छा पावर उसने सीधा ये 7 में लेकर ऊपर दिया है, और इसने दिया है 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, ये 2 है। उसी तरीके से ये क्या है, ये L है, M क्या है, M बोले तो मास बोले तो kg अपॉन ग्राम, और ये क्या हो गया 1, ये तो इसके अंदर चले गया, और ये जो है सेकेंड अपॉन सेकेंड रेस टू माइनस 2, बोले इतना समझा। अब इन लोगों को कन्वर्टिंग या कन्वर्जन फैक्टर देखने का है, तो देखो x इज इक्वल टू कन्वर्जिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो m, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, एक मिनट, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 100, ये तुमको समझा, और ये ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना, तुम लोग ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, अरे आराम से देखो, सेंटीमीटर, मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और लिख दिया सेंटीमीटर, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अरे समझा कि नहीं समझा, तुम लोग ये समझा, ए उठ, हाथ हटाओ, ये समझा कि नहीं समझा, मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर कर दिया, क्यों, ताकि कैंसल आउट हो जाएगा तो अपने को 100 मिल जाएगा, समझ में आया। और उसी तरीके से केजी कितना होता है, याद रखो 1000, बराबर है कि नहीं, ग्राम अपॉन
ग्राम, जी लिखेंगे तो भी चलता है। देखो इतना समझा क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर हो जाएगा 1 और ये रेस टू -2। बोले इतना समझा? हो गया। अब इन लोगों को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। अब इसका पावर नहीं रहेगा, किसका पावर? मीटर का, ये लेंथ वाले का नीचे का, ये हाँ। अरे हाँ ज्यादा ध्यान नहीं देते तुम लोग, बोलो समझा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये 100 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो सेकंड, लिख सकता। अब पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होता है, कितना होएगा? 4। तो याद रखो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा 10⁴। बोलो इतना समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? और इसको क्या लिखेंगे? ये तो 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको लिखता हूँ 10⁵ या 10⁻3 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको नहीं लिखेंगे। अरे समझा कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1। अब आप बोलेंगे सर ये तो माइनस है, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे मैथ सिखाता हूँ मैं। इतना समझा? अब अरे रे लास्ट स्टेप के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप ये हो जाता है कि x की वैल्यू हमको मिल गई। क्या मिल गई? देखो पावर क्या होते हैं? जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं? प्लस होते हैं, प्लस, तो क्या हो जाएगा? 10⁻7 बराबर। अब आ जाते हैं फाइनल पे, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? 1 जूल इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई? 10⁻7 अर्ग। अरे बोलो समझा? तो इस तरह से डायमंड बोल रहा था, डायमेंशन के जरिए से हम चाहे तो दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच में का कंपैरिजन वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे बोलो समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई हजार साल बाद पेज पलटा है। नाउ वी आर ऑन टू द पेज नंबर 8। हटा दो ये, अरे बोलो यार हटा दो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है पेज नंबर 8 पर लिमिटेशंस है। देखो लिमिटेशंस को हम लोग ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? लिमिटेशंस को हम लोग ड्रॉबैक्स भी, क्या? हाँ नहीं ये छोटा सा है, वो छोटा है मेरे से भी। हाँ तो मैं क्या अम्मी हूँ तुम्हारा, तो खाना दूंगा क्या तुम्हारे को 1.6.2। अरे यार वो एक्चुअली है ना, वो 2 लाइट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, तो मेरे पे फोकस करते ना तो यहाँ पर हो जाता है। हाँ हाँ चलो स्टार्ट। ना वो मेरे को ढूंढ रहा होगा। अरे यार ठीक है, अब सही है। देखिए अरे मैं कहता हूँ यार, फिजिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैमरा जो है ब्राइटेस्ट चीज ढूंढता है। और पढ़ा 1.6.2 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला वाला लिमिटेशंस मतलब क्या? ड्रॉबैक्स, ठीक है? अब इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, अ वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मालूम है जो भी अपन कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे कि अभी अपन ने ये देखे थे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टू द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट, बराबर है? तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या कांस्टेंट आएगा, या अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन इसकी सही वैल्यू नहीं दे पाएगा, इतने तक का सही रहेगा, इतने तक सही रहेगा, डायमेंशन सब सही रहेगा, दिस इक्वल टू दिस भी आ जाएगा, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड भी आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट इसमें कौन सा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये नहीं बता सकता है डायमेंशन। समझ में आया? तो इसीलिए बोला गया है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं निकल सकता, ठीक है? तो उसकी वैल्यू हमको मैथमेटिकली प्रूव करने पड़ेगी, डायमेंशन से नहीं मिलेगा समझे? जैसा अभी अपन किए 1.6.1 में तीसरा वाला कि हम लोगों ने एक यूनिट को दूसरे यूनिट का जो है वैल्यू अपन ने ढूंढे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट की वैल्यू ढूंढ के बताए।
अच्छे से हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। समझ में आया? इन शॉर्ट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हमको अलग से ढूंढनी पड़ेगी मैथमेटिकली। बोलो समझा? देखो आगे बोला होगा ना उसने, ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट्स ओनली। अब दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज फॉर द, देखो जैसे ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है साइन कॉस थीटा वगैरह जो होता है ना, अरे है क्या नहीं पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन तो मुझे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक ये सब जो होते हैं ये सब जो होते हैं ना, और टेन बराबर है, स्किन नहीं है, तो ये जो होते हैं ना, ये इनकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं ढूंढ सकते ट्रिग्नोमेट्री की। और वो जो बोला गया देखो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या नहीं, उसके लिए रूल्स बना ही नहीं है। ये ऐसा कुछ ढूंढते ना, ऐसा कुछ ढूंढते ना एक्सपोनेंशियल, ये तुमने कभी देखे होंगे, मैथ्स में आता है। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज जो है, और ये कई डेरिवेशन में आएगा 12th के, तो और 10th के भी 11th के इसमें भी आएगा। एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन हम नहीं ढूंढ सकते। दो पॉइंट पढ़े, ध्यान से सुनो। पहले इसमें ये पढ़े कि अगर ऐसा कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं ढूंढ सकते, समझ में आया, तो उसको हम लोग डायमेंशन के जरिए से, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, सॉरी, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसका हम लोग वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, उसको अपन को अलग से एक्सपेरिमेंटली ढूंढना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के ऊपर या लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर डायमेंशन काम नहीं करता है, तो उससे उनकी वैल्यू नहीं मिल सकती। तीसरा और मेरे ख्याल से आखिरी रूल नहीं है, सॉरी, तीसरा रूल क्या बोलता है, दिस रूल डू नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट की वही पहले वाली की जैसी बात बोल रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, ठीक है, और क्या ये, इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस। अभी देखो, जैसे कि मिसाल के तौर पर अपने पास वो है कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी क्या है, इसका डायमेंशन निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है, इस जिसका ऐसा यूनिट रहेगा उसका डायमेंशन निकलता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखा जाए तो इसका डायमेंशन निकल सकता है, न्यूटन का जो भी डायमेंशन देगा वो लिख दो, मीटर का जो है L2 हो जाएगा, और केजी जो है M2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन निकल रहा है। तो याद रखो, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन निकल सकता है निकल सकता है, ठीक है, मगर विथ डायमेंशन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 11। समझ में आया? तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो वापस से पढ़ रहा हूँ, द मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट, क्या ये, इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब जैसा देखो, और वही एग्जांपल दिया उसने कि कैपिटल जी की जो डायमेंशन है वो होती है, डायमेंशनलेस नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग डायमेंशन के जरिए से पता नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या है। समझ में आ गया? और लास्ट फोर्थ वाला एकदम सिंपल है, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये अपन ने एक एग्जांपल ये तो याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as L1 m0 t माइनस 1। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप गौर करेंगे, इसका भी फॉर्मूला सेम है, इसका भी फॉर्मूला सेम है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर अपने को ये पीछे की वैल्यू नहीं पता तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मतलब इतना ही फॉर्मूला होगा शायद, और अपन इसी में रुक जाएंगे। कुछ समझ में आया? मगर डायमेंशन में इसका भी फॉर्मूला, मतलब समझ आया, फॉर्मूले में और क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है डायमेंशन के जरिए से हम ये नहीं पता कर सकते। क्यों? अपन अगर पहला रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, उस हिसाब से अपना हो गया, और अपन बोलेंगे भाई ये इक्वल है। लेकिन देखा जाए तो भाई न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर के अंदर 2as भी ऐड हो रहा है, तो अपने को ये कैसा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा।
डायमेंशन के जरिए से फिर वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो डायमेंशन का ये एक ड्रॉबैक है। उसने एक और एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, जैसे कि देखो इसका एग्जांपल दिया है, कहाँ गया कहाँ गया, एस सुट्टा वाला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू टी और एस यानी ये दोनों क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, और बाप रे, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा आगे और कुछ है क्या, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, चलो हो गया। तो प्रैक्टिकली फिर ये करके देखना पड़ेगा कि यार फॉर्मूला तो गलत है क्या सही है, तो पता चलेगा कि डायमेंशन के जरिए से गलत मिल रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। बोले समझा? समझा? ठीक है। Okay, with this I end up with my today's lecture. Okay, चलो Bismillahirrahmanirrahim. Now we are about to start with 11th physics chapter number 1 units and measurement. उसके अंदर हम लोग है पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 राइट हैंड साइड 1.7, और इसके अंदर 3 चीजें लिखा है, एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी को अंडरलाइन करो, जल्दी से अंडरलाइन करो एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, देखो इसी वर्ड से अपन को थोड़ा सा इसको याद रखने का है यानी कि कंटिन्यू करेक्ट, या हम ऐसा बोलेंगे कि टूवर्ड्स करेक्ट नंबर या टूवर्ड्स करेक्ट मेजरमेंट। अभी तुम लोग को ठीक से नहीं समझ रहा होगा। दूसरा है क्या, प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब क्या, रिपीटेड जो भी मेजरमेंट आएगा। और अनसर्टन, सर्टन बोले तो परफेक्ट, अनसर्टन बोले तो इम्परफेक्ट, यानी कि जो प्रॉपरली नहीं आता। तो ये 3 अलग है। तो एक्यूरेसी को अंडरलाइन करो, लिखो क्लोज टू ट्रू वैल्यू, क्लोज टू एक्यूरेट या क्लोज टू ट्रू वैल्यू, क्लोज टू ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी मतलब क्या, क्लोज टू ट्रू वैल्यू। और प्रिसीशन को अंडरलाइन करो, लिखो रिपीटेशन ऑफ रीडिंग। प्रिसीशन मतलब क्या, रिपीटेशन ऑफ रीडिंग। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, यानी कि ऐसा लिख दो स्टेट ऑफ डाउट, स्टेट ऑफ डाउट यानी क्या, इम्परफेक्ट, स्टेट ऑफ डाउट यानी क्या, इम्परफेक्ट। अब ये तीनों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह अभी वर्ड्स के जरिए इतना अच्छे से नहीं समझा होगा, तो एग्जाम्पल के जरिए से समझ में आएगा, ये ब्लर ना हो इस पे ध्यान दो। ठीक है, अभी देखो सपोज करो ये जो अपन निशाना लगाते हैं ना, अरे यार निशाना लगाते हैं ना, बराबर है। सपोज करो ये 3 दोस्त है और ये तीनों के निशाने लगाने के जो है, ठीक है, रिजल्ट से बहुत ही खराब बनाया मैंने, ठीक है, लेकिन चलो ये 3 निशाने लगाने के हैं। ठीक है, किसी ने बार बार यहाँ पर ही निशाना लगाया और यही अपना मेन एम था, इसको बोलेंगे क्या, एक्यूरेट। बोलो समझा? एक्यूरेट मतलब क्या, करेक्ट वैल्यू के तरफ या बार बार करेक्ट रीडिंग आना, उसको बोलेंगे एक्यूरेट। ठीक है, अब दूसरा जो है वो यहाँ कहीं पर निशाना लगा रहा है, समझ में आ रहा है? याद रखो प्रिसाइज का मतलब होता है, ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसीशन भी बोलेंगे। प्रिसाइज का मतलब होता है रिपीटेड, रिपीटेड मतलब क्या, बार बार वो एक ही एरिया में या एक ही रीजन में जो है बार बार उसका निशाना लग रहा है, उसको बोलेंगे प्रिसीशन। प्रिसीशन में RE, ऐसा मैं जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, RE मतलब रिपीट, एक ही रीडिंग बार बार रिपीट होगी, जैसे 2.4, 2.45, 2.41, यानी ये जो रिपीट होगी, मैं रीडिंग के हिसाब से भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और तीसरा होता है एक कभी यहाँ मार रहा है निशाना, कभी यहाँ मार रहा है, कभी यहाँ मार रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो याद रखो ये क्या, ये अनसर्टन। अब समझ में आ गया, अनसर्टन।
तो ये तीनों भी याद रखो। एक्यूरेट मतलब क्या, एक ही जगह पर जो मेन हम लोगों को मारना है, निशाना जहां लगाना है एग्जैक्टली वहां पर ही बार बार लग रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट। अब याद रखो, इसको एक्यूरेट भी बोल सकते हैं, इसको प्रिसाइज भी बोल सकते हैं। प्रिसाइज भी बोल सकते हैं। क्यों प्रिसाइज बोल सकते हैं? क्योंकि प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, रिपीट, रीडिंग बार बार ऑलमोस्ट सेम रिपीट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी वही रिपीट हो रही है, तो ये प्रिसाइज भी है, ये एक्यूरेट भी है। समझ में आया? ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट मतलब क्या, ये मेन टारगेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट है। प्लस क्या हो रहा है, बार बार एक ही रीजन में रिपीट हो रही है, और ये होता है अनसर्टन। बोले समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये हो जाता है। अभी देखो मिसाल के तौर पे मैं जैसा अब तुम लोगों को रीडिंग के हिसाब से समझाता हूँ, रीडिंग के हिसाब से समझाता। अभी इत्तेफाक से तुम लोग 3 ही लोग हैं, तो मैं वो हिसाब से बता देता हूँ कि देखो, सपोज करो सपोज करो मैंने आप लोगों को एक लकड़ी दे दिया, ठीक है। मुझे पता है ये लकड़ी जो है 15 सेंटीमीटर की है, मगर मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। और मैंने बोला तीनों को सेम सेम 15 सेंटीमीटर जितनी लंबी लकड़ी दिया तीनों को, और मैंने बोला तुम लोग तुम्हारे अंदाजे से इसको जो है वो करो, क्या, मेजर करो। अब तुम्हारे पास सपोज करो परफेक्टली स्केल नहीं है या जो भी है, तो आप क्या करेंगे, एक अंदाजन अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बोल सकता है कि सर, हो सकता है ऐसा समझो तुम लोग के पास सेंटीमीटर वाली स्केल है, लेकिन उसके ऊपर की रीडिंग ठीक से आपको नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ समझो। तो कोई बोल रहा है कि सर ये 14.5 हो सकती है सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है कि सर ये 14.8 हो सकती है सेंटीमीटर, और कोई बोल रहा है कि ये 16 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, ये अनसर्टन हो गया, ठीक है। और ये दोनों भी प्रिसाइज है, या समझ में आया? और ये जो है ना, ये इसको मैं एक्यूरेट मानूंगा। क्यों एक्यूरेट मानूंगा? क्योंकि इट इज क्लोज टू एक्यूरेसी, क्लोज टू एक्यूरेसी। लेकिन ये दोनों प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब क्या, जो रिपीट होती रहती है। तो एक लकड़ी को अगर आप 3 बार मेजर करते हो और 3 डिफरेंट वैल्यू आती है, तो उसमें से जो बार बार रिपीट होने जैसी रीडिंग आ रही है उसको प्रिसाइज बोलेंगे, जो क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू है उसको एक्यूरेसी बोलेंगे, और ये एकदम ही अलग आ रही है, बहुत ही अलग आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसर्टन। अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये प्लीज इस तरह कहाँ गया, तो ये इस तरह से याद रखिए। अच्छा मोबाइल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये दिया हुआ है। तो एक बार जरा अब देखो, अनसर्टेनिटी, अनसर्टन, अनसर्टन मतलब क्या, एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। यहाँ पर पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग कैसे आ रही है, उसकी 3 रीजन दिया है। तो ये रीजन, अरे सीधा बैठो, इसके 3 रीजन दिया है। रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के 3 रीजंस दिया है। सबसे पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई तुम लोग परफेक्ट रीडिंग क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि जो स्केल से आप नाप रहे हो उसके ऊपर की जो वैल्यूज है या लाइनिंग है, ये मिट रही है या मिट चुकी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपकी प्रिसाइज वैल्यू नहीं आएगी, या हम ये बोलेंगे एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो याद रखो पहला वाला क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। समझ में आ गया? जैसे तराजू हम लोग लेते हैं, देखो वो क्या बोलते हैं इसका नाम, कांदा बटाटा वाला दुकान पे जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, बट्टा रखने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, तो मालूम है ना, अगर आप पूरे बट्टे भी निकाल देंगे तो हल्का सा लगता है कि कुछ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो तराजू अगर बराबर नहीं है, यानी कि मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपरली नहीं है, तो आपकी रीडिंग अनसर्टेनिटी से आएंगी। समझ गया? एक्यूरेसी से बहुत दूर जाएगी। तो याद रखो, इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये अच्छी होनी चाहिए। अगर ये खराब है, ये अच्छी नहीं रहेगी, तो आपका अनसर्टेनिटी वाले रीडिंग्स आ सकती है। दूसरा, स्किल ऑफ अ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। आपकी स्किल, अभी मिसाल के तौर पे मैं थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ। सपोज करो हम लोग को बॉडी टेम्परेचर नापना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर लेंगे, मुंह में रख देंगे। मगर एग्जैक्टली अगर अच्छा हम लोगों को रिजल्ट चाहिए तो जबान के नीचे जो है वो रखते हैं थर्मामीटर, ज्यादा प्रेस नहीं करते लेकिन ऐसा रखते हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है कि हम लोग को प्रिसाइज वैल्यू या फिर एक्यूरेसी वाली वैल्यू आने के चांसेस है। लेकिन हम लोग खाली ऐसे मुंह में पकड़ के रखे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, हमारा जो पैलेट है, पैलेट मतलब क्या, ऊपर का जो है ना छत, वो कर्व है और ये जबान है। अगर हम लोग बीच में रखेंगे ना तो क्या हो जा रहा है, बीच में देखो गैप आ जा रहा है। तो थर्मामीटर जब बीच में रहेगा ना, उसको दोनों जगह से गर्मी चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। तो क्या हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो आपका मेथड ही गलत हो जा रहा है। समझ में आया? तो वो नहीं चलेगा, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। तो याद रखो, स्किल्स क्या आपने यूज की, थर्मामीटर जबान और इसके बीच में रहेगा ना तो बराबर दोनों जगह से उसको गर्मी मिलेगी, तो वो एक्यूरेटली आपकी बॉडी टेम्परेचर नाप सकता है। तीसरा, तो ये दूसरा था स्किल। तीसरा क्या है, द मेथड यूज्ड टू मेजर। देखो अभी द मेथड यूज्ड टू मेजर, मिसाल के तौर पे अभी आपने बोले सर 1 मीटर कपड़ा किसी इंसान से खरीदे, दुकान वाले से, तो वो क्या करेगा, अब उसके पास स्केल नहीं है सपोज, तो वो क्या करेगा, ऐसा लेगा। अब उसकी हाइट अगर छोटी सी है मेरी जैसी, तो इसका 1 मीटर और अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपका 1 मीटर में फर्क आएगा। फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखो, इससे बेहतर है कि भाई प्रॉपर मेजरिंग टेप से ही कपड़े को नापा जाए। तो तीसरा वाला क्या है, मेथड यूज्ड। ठीक है, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, याद रखो, ME, हाँ, मेथड यूज्ड टू मेजर। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए क्या मेथड यूज कर रहे हो, ये भी मायने रखता है। एंड द लास्ट वन, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ वाला जो पॉइंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या बोला गया है, फैक्टर्स, ये हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। आपको पता होगा भी, आप लोग, अच्छा आप लोग क्या, आप तो 12th में हो, 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 11th में, 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ओम्स लॉ करके करते थे मालूम है? अरे सीधा बैठो, बेचारा तकलीफ में आ रहा है, सुनो। ओम्स लॉ करते थे मालूम है, वो वोल्ट मीटर लगाते थे, मालूम है ना, गैल्वेनोमीटर वो लगाते थे, फिर वो वायर लगाते और फिर प्लग लगाकर आप जो है वोल्टेज के जरिए से वो रीडिंग लेते थे। अब ध्यान से सुनो, अगर सपोज करो जिस स्कूल में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब समझ में आया, वहां की वायरिंग में अगर कुछ गड़बड़ है तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी नहीं। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है कि भाई वो चीज का है, मतलब कि वहां पर, हाँ स्कूल का। क्यों? वहां पर की इलेक्ट्रिसिटी में अगर फ्लक्चुएशन आता है या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। बोले समझा? कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सपोज करो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना है, कंडक्ट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आप वो चीज को वो नहीं कर पा रहे हो, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको 60 डिग्री पर ही करना है, जैसा वनस्पति घी बनाते हैं तो 60 डिग्री पर ही उसको हीट करना रहता है एग्जैक्टली। लेकिन आप बर्नर लगा रहे हो तो 60 से ज्यादा हो रहा है, आप बुझा दे रहे हो तो 60 से कम हो जा रहा है, तो वो परफेक्टली नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आप नहीं कुछ कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसको वो नहीं कर पा रहे हो। तो याद रखो, यहाँ पर ये आ जाता है क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये याद रखो प्लीज, जिसमें से ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने सराउंडिंग या जो भी बोलेगे ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है, तो ये अपने हाथ में नहीं है, ये हमारी वजह से गलती नहीं हुई, ये जो ऐसा हो रहा है। समझ में आया? तो एटमॉस्फेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इतनी ठंडी है कि वो 60 डिग्री मेंटेन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है, जैसा शिमला वगैरह में अगर करेंगे तो एनीवे, तो रीजंस फॉर अनसर्टेनिटी, अनसर्टन रीडिंग्स आने की ये लगभग 4 पॉसिबिलिटीज होती है। एक क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं कर रहे हो, जैसा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी ले रहे हो और मतलब टैर करते TARE, तो सब जीरो हो जाता है। आप टैर वगैरह किए नहीं, 0 पॉइंट समथिंग रीडिंग ऑलरेडी थी, और उसमें अगर आप
उसको मेजर कर रहे हो, वजन कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, फिर दूसरा होता है स्किल्स, जैसा मैंने थर्मामीटर का बोला, जबान के नीचे रखना चाहिए। तीसरा होता है मेथड यूज, आप बिना कोई स्केल के बस खाली हाथ से ऐसा ऐसा नाप रहे हो 1-1 मीटर, तो ये नहीं चलेगा। और लास्ट जो हमारे हाथ में नहीं है वो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। 1.7 खत्म हुआ, तुम लोग को समझा? समझा? एक्यूरेसी मतलब क्या? ऑलमोस्ट परफेक्ट रीडिंग ही आती है बार बार, ऑलमोस्ट यानी उसके करीब करीब। समझ में आ गया? दूसरा होता है क्या? प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या? रीडिंग बार बार रिपीट होंगी, जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट रहे, जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट रहे, मगर बार बार रीडिंग क्या होगी? रिपीट होगी, उसको बोलते हैं प्रिसाइज। और तीसरा है अनसर्टन। अनसर्टन में ना प्रिसाइज आएगी ना एक्यूरेट आएगी, किधर भी भलता भलता आएगी, वो भी एकदम बड़े बड़े मेजर डिफरेंस के साथ, उसको कहेंगे अनसर्टेनिटी। बोले तो समझा? अब आता है पेज नंबर 8 पर, राइट हैंड साइड लास्ट वाला पैराग्राफ 1.8 एरर्स इन मेजरमेंट। अब ये देखने का अपने को, ठीक है, ये ब्लर तो नहीं वाला, ये हटा दो। 1.8, अरे आज जुम्मा है ना, एरर्स, ठीक है, इन मेजरमेंट। ठीक है, एरर्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट लेते वक्त एरर्स, क्या क्या गलतियां हो सकती है या होती है, हम लोग वो देखेंगे। और ये गलतियों की वजह से अनसर्टेनिटी वाली रीडिंग्स आ सकती है। ठीक है ना? मुझे लगा कुछ एरर आ रहा है क्या। देखो इसके अंदर इसने पहला बोला है, दो चीज बोला है, एक बोला है सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा बोला है रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स और दूसरा बोला है क्या? रैंडम एरर्स। चलो रैंडम को तो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, रैंडम एरर ये बाद में देखेंगे, रैंडम वाला। अब देखो पहला सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। अभी पहले तो एरर का मतलब क्या, याद देखो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसे कहते हैं एरर। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, 15 सेंटीमीटर की कोई लकड़ी है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन आपने जो मेजर की है, सपोज करो उसमें 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एरर हो गया। एरर कितने का हो गया? 2 सेंटीमीटर का एरर हो गया। अब समझ में आ गया? तो उसको बोलेंगे एरर। अब एरर होने के उसने बोला है सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स देखो, ये जो है सिस्टमैटिक एरर्स, पैराग्राफ में लिखा है सिस्टमैटिक एरर्स are errors that are not determined by chance but are introduced by the inaccuracy। ठीक है, इसके बारे में बोला है। अब उसके अंदर में तीन चीज दिया है, एक दिया है इंटरनल सॉरी इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा दिया है एरर ड्यू टू imperfection इन द एक्सपेरिमेंट टेक्निक, और तीसरा है पर्सनल एरर। वही चीज है जो अनसर्टेनिटी वाली है, बस वैसा ही है, थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है। देखो सिस्टमैटिक के अंडर में तीन चीजें आ रही हैं। सबसे पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप कोई भी मेजरिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपरली, मतलब वो प्रॉपर नहीं है, तो रीडिंग भी प्रॉपर नहीं आएंगी। जैसे हम लोग ने मैंने बोला था ना कि वो कोई भी दुकान के ऊपर अपन जाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर भले ही वो डिजिटल हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग ही सही, ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ मेजरमेंट आते रहता है। अगर मेजरमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी ओरिजिनल से थोड़ी कम मिलेगी। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो याद रखो इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये बात का ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली मेजरेबल होना चाहिए, बराबर से मेजर करना चाहिए, ठीक है, उसमें 0 एरर होना चाहिए। दूसरा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, अभी देखो ये मैं जरा तुमको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, खास करके केमिस्ट्री के जरिए से बोल रहा हूँ। अगर आपको बोला गया है कि एक
मेजरिंग सिलेंडर, केमिस्ट्री में कोई केमिकल लो, सपोज करो 5 मिलीलीटर जितना कोई केमिकल लो, आप मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर ऐसा डाल देंगे, ऐसा देखेंगे। लोअर मिनिस्कस में देखते हैं, पता होगा तुम लोगों को, लोअर मिनिस्कस में देखते हैं, तुम लोगों को पता होगा, ऐसा देखेंगे और बोले यहाँ 5 हो गया और डायरेक्टली डालेंगे, दैट विल बी द रॉन्ग। कभी भी याद रखो, केमिकल को जब मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, उस टाइम पे उसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, स्लांटिंग वगैरह पे नहीं, फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। और अगर उसको उसमें मतलब जो भी मिलीलीटर लेने के लिए बोले हैं, अगर उतना लिक्विड लिए तो फिर वो आपका प्रॉपर मेजरमेंट लेने की टेक्निक है। हाथ में रखोगे या ऐसे स्लीपरी, या क्या बोलते हैं ना, स्लीपरी नहीं, स्लोप वाले एरिया में रखोगे तो आपका मेजरमेंट रॉन्ग जाएगा। कुछ समझ में आया? पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होना चाहिए, जीरो एरर वाला होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप कोई भी चीज को जो मेजर कर रहे हो उसकी टेक्निक कैसी है, समझ में आ गया? मुझ दबाना, हाँ मुंह सब समझ में आ रहा है। और तीसरा जो है पर्सनल एरर। अब देखो ये पर्सनल एरर जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, अभी मिसाल के तौर पे ये पर्सनल एरर है। मिसाल के तौर पे ये जो भी अपन गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह देखते हैं, कौन सा, पुराने वाला, डिजिटल वाला नहीं, उसमें देखो ऐसा 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 रहता है, बराबर, ये रीडिंग्स रहती है और यहाँ पर उसका जो एक कांटा रहता है, बराबर है कि नहीं, बोलो सही करें। अब अगर ध्यान से देखो, सपोज करो आपकी रीडिंग वाला कांटा इधर की तरफ झुका है, ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं ना, यहां से, अभी देखो अपने को पता है एक इंस्ट्रूमेंट एक स्टूडेंट को नहीं देते, एक इंस्ट्रूमेंट पे लगभग मोस्टली 2 या 4 बच्चे काम करते हैं। तो एक जन तो चलो बीच में खड़ा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ बराबर ये लाइन के ऊपर है, ऐसा लग रहा है उसको, मगर अगर आप देख रहे हो ना साइड से, आपको ऐसा लगेगा यार ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ से रीडिंग देख रहे हो तो आप बोले यहाँ पे थोड़ा सा इधर है, तो सपोज करो ये 2.5 होना चाहिए, तो ये आपको दिखेगा कि ये 3 हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये रीडिंग हल्की सी यहाँ शिफ्ट दिखेंगी, हल्की सी यहाँ शिफ्ट दिखेंगी। तो क्या हो जा रहा है कि हमारा यानी प्रॉपरली एक सामने से अगर हम लोग रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो हमारी एक रीडिंग नहीं आएगी, हमारी रीडिंग वही रीडिंग अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रीडिंग दिखाई देंगी। तो देखो सेकंड वाला जो है, सॉरी थर्ड वाला जो है, याद रखो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर समझ गया ना, इंस्ट्रूमेंट में खराबी थी, बराबर है, और ना आपने प्रॉपर यानी आपने मेजरमेंट भी प्रॉपरली की है, तो दोनों ऊपर वाले अवॉइड हो गए। क्या, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सेटअप था, दूसरा आपने रीडिंग भी प्रॉपर टेक्निक से लिए, मगर रीडिंग को नोट करने के टाइम पे आपने गलत डायरेक्शन से देखे, जिस वजह से आपको काटा स्लाइटली पॉइंट में ही सही, लेकिन स्लाइटली आपको डिफर रीडिंग दे रहा है। अगर आप एकदम एग्जैक्टली सामने से देखते हैं तो शायद आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती थी। तो तीसरा वाला जो है, याद रखो, वो हमारा पर्सनल एरर है। पर्सनल मतलब क्या, हमारे तरफ से हुई गलती, तो वो हो गया। अब बी वाला जो है ये रैंडम, ये तो ए हो गया सिस्टमैटिक एरर, अब बी वाला जो है ये रैंडम एरर है। रैंडम एरर वही जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था, देखो पेज नंबर 9 राइट हैंड साइड पर उसने वही बोला है कि भाई अगर वोल्टेज वगैरह जहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये वाला पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइन में देखो, ठीक है, राइट हैंड साइड पहला पैराग्राफ, उसमें क्या बोला है, वोल्टेज ऑफ अ पावर सप्लाई में चेंज रैंडमली। अगर जिस जगह पर आप रीडिंग ले रहे हो उस जगह पर वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आएंगी। तो ये अनअवॉइडेबल रैंडम वाला जो एरर है, या तो कोई डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, वही जो अपन ने पहले पढ़े थे। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी को इसने थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट करके ये 3 पॉइंट बताया। तुम लोगों को ये समझा? इजी है, इजी है अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो।